सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक परिवर्तन मिशन। आप सब लोग बहुजनों के जो आंदोलन मानवर कांशीराम जी ने अपनी देखरेख में ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाया, आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुए तथा आपने दिल्ली में भी भारत सरकार में भी अपना दावा ठोका। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल में बहुजन समाज पार्टी के पतन को लेकर के आप कुछ काफ़ी आक्रोश में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, गुस्से में हैं। तो निश्चित रूप से जब एक बड़ी घटना हुई है, एक आंदोलन को बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी है और एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। इसलिए उसका पोस्टमार्टम किया जाना और बीमारी का पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब इस आंदोलन को पुनर्जीवित करें और इसको पुनरुत्थान किया जाए तो फिर इन पीछे हो गई चूक, भूल और गलतियों को सावधान रहा जाए। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पिछले परसों हमने एक वीडियो जारी किया और उस पर हमने कहा कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को छोड़ देने के कारण बहुजन समाज बनाओ अवधारणा को छोड़कर सर्वजन, शोषक और शोषित की एकता, जालिम और मजलूम की एकता के कारण तथा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पिछड़े वर्गों की और अति दलित जातियों की हिस्सेदारी को जबरदस्ती काट देने के कारण बहुजन समाज पार्टी का पतन हुआ है। लिहाजा 22% वोटों से गिरकर जो 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव में था, वो लगभग 13% वोटों तक बचा है। और ये गिरावट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये गिरावट पंजाब में, हरियाणा में और उत्तरांचल में, साथ ही साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में भी ये गिरावट, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में भी ये गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी जहां एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे थे, वहां भी ये गिरावट, झारखंड में भी ये गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका पोस्टमार्टम किया जाना और बीमारी का पता लगाया जाना जरूरी है। तो कुछ बीमारियों के, कुछ गलतियों के बारे में हमने पीछे बात किया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एक बड़ी बीमारी जो आंदोलन में और बहुजन समाज पार्टी में जानबूझ करके लगाई गई ब्राह्मणवादी ताकतों के षड्यंत्र के कारण, वो एक बड़ी बीमारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1930 की प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ही लोकतंत्र के लिए जबरदस्त पैरोकारी किया और उन्होंने साफ तौर पे अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, पर अंग्रेजों के जाने से पहले हम भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए काम करने वाली जनता की सरकार चाहते हैं। और उन्होंने संघर्ष के कारण लोकतंत्र को भारत में स्वीकार किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने
जो ब्राह्मणवादी ताकतों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था थी उस समय, तो उसने भारत में लोकतंत्र का 1931 और 1932 के गोलमेज सभा में जबरदस्त विरोध किया, पर उनके विरोध को दरकिनार करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रस्ताव पर लोकतंत्र को विधिमान्य तरीके से स्वीकार कर लिया गया और 1936 के प्रांतीय चुनावों में प्रांतीय सरकारों के लिए जो 1936 में संपन्न हुए, उसमें बालिग मताधिकार के आधार पर वोट पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत फुरत इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बम्बई विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। 15 सीटों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से आश्चर्यजनक रूप से 13 लोग विजयी हुए। तो इस देश में जिनकी आबादी कम है और जो इस देश की समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रक हैं और संचालक हैं और शोषणकारी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सदमा लगा और वो दहल गए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम चुनाव में ही 15 उम्मीदवार खड़े करने पर 13 लोग जीत गए हैं, तो आने वाले समय में ये भारत का प्रधानमंत्री साबित होगा। लिहाजा उन्होंने भारत में लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने का षड्यंत्र रचा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन से लौटकर 1932 में बंबई बंदरगाह पर ऐलान किया था कि मेरे भाइयों जाइए अपने दीवालों में लिख लो, जब हमारे पास दीवालें भी नहीं थी, हम घास फूस की झोपड़ी में हमारे पुरखे रहते थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना बड़ा देखा और कहा कि जाओ दीवालों पे लिख लो कि तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे, शासक बनोगे। वो सपना कामयाब ना हो सके, इसलिए लोकतंत्र को नाकामयाब बनाना जरूरी है। तो लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए 2 तरकीबें 1936 के बाद ही अमल में लाई गई। 2 तरकीबें ब्राह्मणवादी ताकतों ने क्रियान्वित किया। नंबर 1 कि इनकी आबादी इस देश में शोषित पीड़ितों की तो 85% है, आबादी तो ज्यादा है, लिहाजा वोट भी ज्यादा है, पर इनके 6000 टुकड़े हैं, 6000 जातियों में इनको तोड़ा गया है। तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक एक टुकड़े की आबादी 1-2% की बनती है राष्ट्रीय स्तर पे। तो उन्होंने आश्वस्त हुए कि बड़ा खतरा नहीं है। तो जो बहुजन समाज है वो परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के कारण 6000 टुकड़ों में बटा हुआ था। हैं तो हम 85%, पर उसके 6000 टुकड़े हैं। दूसरा, उन्होंने तरकीब को खोजा और अमल में लाए। वो तरकीब थी कि वोट तो इनके पास ज्यादा है, पर चुनाव यदि वोटों से होंगे तो बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बन जाएंगे। बहुत संभव है बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रबंध किया कि चुनाव वोट की बजाय अगर नोट से हो सके तो फिर नोट वाले जीत जाएंगे और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर पराजित हो जाएंगे। तो ये चिंता हुई कि नोटों से कैसे चुनाव हो सकता है। तो विद्वानों ने प्रबंध किया कि अगर वोटर को बिकना सिखा दिया जाए, वोटर वोट बेचने लगे, तो चुनाव फिर वोटों से नहीं होगा, नोटों से हो जाएगा। और नोट आपके पास ज्यादा है, ब्राह्मणवादी लोगों के पास ज्यादा है, तो नोटों से वोट खरीद लेंगे और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आया कि वोटर को बिकना कैसे सिखाया जाए। तो उनका ये हम चुटकी बजा के करा देंगे। हर गांव में हमारे पुरोहित है, पंडित है,
और हर बिरादरी में 5-5 चेला हैं, उन चेलाओं से कह देंगे कि वोट बिकवा दीजिए। पुरोहितों के प्रेरणा से, विद्वानों की प्रेरणा से, कम संख्या वाले लोगों की प्रेरणा से भारत में वोट बेचा जाने लगा। वोटर बिकने के कारण वोट वाले लोग चुनाव हारने लगे, नोट वाले जीतने लगे। चुनाव वोटों की बजाय नोटों से होने लगा और लिहाजा 1936 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं चुनाव हारते रहे। दूसरे और लोग जो बदलाव के लिए गरीबों के नुमाइंदे, सताए गए शोषितों पीड़ितों के नुमाइंदे चुनाव लड़ते थे, वो भी चुनाव हारते गए, क्योंकि चुनाव वोटों से नहीं नोटों से होने लगा था। लोकतंत्र नहीं धनतंत्र हावी हो गया था और पूरे 50 साल तक वोट बिकता रहा, नोट वाले जीतते रहे और दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग चुनाव हारते रहे और बाबा का सपना पूरा नहीं हो पाया। किसी भी व्यक्ति ने इन 50 सालों में 1936 से लेकर 1986 तक वोट की बिकवाली, जो भारत में लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए बड़ी अड़चन थी, उस बड़ी अड़चन को दूर करने का कोशिश नहीं किया। पर धन्य है महानायक मानवर कांशीराम जी, उन्होंने जब गौर किया कि वोट बिकने के कारण और वोट जातियों में बटे होने के कारण तो हम इस देश में बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, बहुजन समाज को हुक्मरान नहीं बना सकते हैं, तो मानवर कांशीराम जी ने ये संकल्प लिया कि बाबा के सपने को कामयाब बनाना है तो मुझे वोट की बिकवाली बंद करानी होगी। वोटों की बिकवाली बंद कराने के लिए उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी, एक आदर्श दिया, एक सूत्र दिया कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार और लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने उसकी बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। ये जब बात हजारों नौजवानों ने, हम जैसे लोगों ने पदयात्राएं करके, साइकिल यात्राएं करके, भूखे प्यासे रहकर गांव-गांव तक पहुंचाया, मानवर कांशीराम जी की अपील में करुणा थी, संवेदना थी, तड़पन थी। उनकी इस तड़पन को जब गांव-गांव तक पहुंचाया गया तो लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया। वोट बेचना बंद कर दिया और गरीब के बच्चे भी चुनाव जीतने लगे। निर्धनों के बच्चे, निर्धन लोग भी जीत करके न केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा की विधानसभा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली की विधानसभा में जीत करके पहुंचने लगे। लोकसभा में बड़ी संख्या में लोग वोट की बिकवाली बंद होने के कारण तथा जो जातियों में तोड़े गए लोग थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी बिखरे हुए थे, तो उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। आरक्षण की अवधारणा को विस्तारित किया। आरक्षण केवल अब दलितों का हिस्सा नहीं रह गया, बल्कि आरक्षण अब पिछड़े वर्गों का, आदिवासियों की हिस्सेदारी की लड़ाई हो गई। और उन्होंने साफ कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज बना। मुस्लिम समाज के लोग भी इस बहुजन समाज अभियान में शामिल हुए। बहुजन समाज बन जाने के कारण, वोट की बिकवाली बंद हो जाने के कारण, तो बहुजन समाज हुक्मरान बनने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया। पहली सरकार 4 दिसंबर 1993 को माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा बसपा गठबंधन के रूप में सामने आई, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की एकता का परिणाम था, उसकी उत्पत्ति थी, बाई प्रोडक्ट था उसका। और उन्होंने बड़े पैमाने पर कानून को लागू करने का मानवर कांशीराम जी की देख रेख में वो सरकार चली।
एक षड्यंत्र के तहत 2 जून 95 को जब मानवर कांशीराम जी हार्ट अटैक पड़ने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती थे, तो उनसे सब समर्थन वापसी के पत्र पर बाजावरिया दस्तखत कराए गए और मानवर कांशीराम जी जो 1996 में संभावित प्रधानमंत्री थे सपा बसपा गठबंधन की सीढ़ी पर बैठ करके, सीढ़ी पर चढ़ करके, तो मानवर कांशीराम जी भारत के प्रधानमंत्री ना हो सके 1996 में। तो 2 जून 95 को सपा बसपा गठबंधन तोड़ा गया और 3 जून 95 को नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सामने आई और इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली जब देखा गया कि इससे तो गरीब गुरबा के बच्चे जीत के आ रहे हैं, लोकतंत्र कामयाब हो रहा है और बड़े पैमाने पर इनके अफसर बदल दिए, थानेदार बदल दिए, जमीन जायदाद बदल रहे हैं, धंधा व्यापार में आगे जा रहे हैं, ठेकेदारी में आगे बढ़ रहे हैं, अब ये दिल्ली की सरकार भी बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तो यह आया कि सरकार कैसे बने, वोट कम है हमारे पास, मनुवादी ताकतों के पास, यथास्थितिवादी ताकतों के पास संख्या बल कम है, वोट कम है। तो उन्होंने कहा कि वोट खरीद लिए जाए। तो उन्होंने कहा कि कांशीराम ने प्रत्येक वोटर के माथे पर लिख दिया है नॉट फॉर सेल, वोट बेचा नहीं जा सकता, वोट बिकाऊ नहीं है। उनमें अक्लमंद लोग थे, उन्होंने कहा कि जनता का वोट बिकाऊ नहीं है, फुटकर वोट बिकाऊ नहीं है, परंतु वोट इकट्ठा है एक जगह का। कहां इकट्ठा है? का हाथी में इकट्ठा है। तो जब फुटकर वोट नहीं बिक रहा है और मानवर कांशीराम जी ने आने वाले समय तक के लिए ऐलान कर दिया है कि मैं ना बिकने वाला समाज बनाने में कामयाब हो गया हूं और ना बिकने वाला समाज बनने के कारण अब बहुजन समाज ही आगे हुक्मरान बनेगा, अल्पजन लोग, भद्रजन लोग हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। तब उन्होंने नई तरकीब निकाली कि इकट्ठा हुए वोट बिकवा दिए जाएं। ऐसा वोटर जो जागृत हो चुका है, चेतना संपन्न हो चुका है और ना बिकने वाला बन गया है, तो ना बिकने वाले वोट जो इकट्ठा है एक जगह, तो इकट्ठा हुए वोटों को बिकवाने के लिए उन्होंने जोखिम लिया। मानवर कांशीराम जी को 15 सितंबर 2003 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, उनकी आवाज बंद हो गई, बेशकीमती आवाज थी उनकी। और 22 अक्टूबर 2003 को सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, मानवर कांशीराम जी के सावधानी और निर्देशों का उल्लंघन करके, और अंदर जाकर के इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली चालू कराई गई। मुझे गर्व है अपने बहुजन समाज के ऊपर कि मेरा वोट अभी, जनता का वोट अभी नहीं बिक रहा है, पर इकट्ठा हुआ वोट बिक रहा है। इकट्ठा हुए वोटों के बिकने के कारण बहुजन समाज पार्टी का पतन हुआ है, बहुजन समाज आंदोलन का पतन हुआ है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको पुनः दलित शोषित समाज को, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है, तो फुटकर वोटों की बिकवाली को बंद रखते हुए जनता का वोट बिकना बंद रहे, साथ ही साथ इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली बंद हो। इकट्ठा हुए वोट अर्थात टिकट की बिकवाली बंद होनी चाहिए, नेता की बिकवाली बंद होनी चाहिए। और ये इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली, टिकट की बिकवाली केवल अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, ये बीमारी संक्रामक है और ये फैल चुकी है और ये समाजवादी पार्टी में भी पहुंच गई है, ये राष्ट्रीय जनता दल में भी पहुंच गई है।
ये बीमारी निषाद पार्टी में भी खुलेआम बोली लग रही है। ये बीमारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा में भी फैल चुकी है और पिछले अभी 2022 के चुनाव में आरएलडी में भी देखा गया। जब वोट की बिकवाली बंद हुई तो इसका प्रभाव केवल बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी को भी हुआ। पिछड़े वर्गों की दूसरी और पार्टियों को भी इसका लाभ मिला और वो पार्टियां राइज किया, उठ करके ऊपर आई, बड़ी ताकत बनने लगी। पर जब इकट्ठा हुए वोट बिकने लगे तो इसका नुकसान भी सभी पार्टियों को हो रहा है। जैसे जैसे वोट की बिक्री बंद होती गई तो दलितों और पिछड़ों की पार्टियों के जीतने का ग्राफ बढ़ता गया, ऊंचा होता गया। और जैसे जैसे इकट्ठा हुए वोटों की बिक्री चालू हुई, टिकट की बिक्री चालू हुई, तो जीतने का ग्राफ घटता गया। और आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीत करके आउट हो चुकी है। वो लगभग 0 के बराबर है। लगभग 10% वोटों की भारी गिरावट आ चुकी है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको नई पार्टियां भी जो आ रही हैं उनको भी मैं सचेत करना चाहूंगा कि अगर बहुजन समाज के हितों की वो सच्चे पहरेदार बनना चाहते हैं तो टिकट बेचने की आदत से बाज आना होगा। कुछ नई पार्टियां हैं, नवोदित हैं और उन्हें अभी मौका मिला चुनाव लड़ाने का, तो उन्होंने भी कहा कि चुनाव वोट वालों को नहीं, नोट वालों को लड़ाना है। नोट वाले खोज के लाए जाएं, जबकि वोट वाले लोगों ने जीतने का रिकॉर्ड और कामयाबी की बुलंदी के झंडे ज्यादा गाड़े। मैं उसका जीता जागता उदाहरण, दद्दू प्रसाद एक बंधुआ मजदूर का बेटा, बिना रुपए पैसे के जनता के धन सहयोग के बल पर 1993 का चुनाव लड़ा, 96 में जीता, 2002 में चुनाव जीता और 2007 में भी जीता। लगातार जीते हैं। तो इसलिए मैं अकेले नहीं हूं ऐसा जीतने वाला, सैकड़ों लोग हैं, एक पूरी फेहरिस्त है। इसलिए मैं इस बीमारी की तरफ भी आपको, बहुजन समाज पार्टी के पतन के पीछे वोटों की बिकवाली, इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली, मैं एक सचेत और करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अगर इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली नहीं रोकी गई तो ये बीमारी जनता में भी फैल सकती है। और जनता में अगर ये खबर फैल गई कि जब हमें वोट बेच ही लिया जाएगा तो हमारे वोट का सौदा कोई दूसरा क्यों करे, जोनल कोऑर्डिनेटर क्यों करे हमारे वोट का सौदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों करे हमारे वोट का सौदा, हम खुद ही अपना वोट बेच लेते हैं। ऐसा पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में और नगर के चुनाव में देखा गया है। तो ये असाध्य बीमारी बन जाएगी और भविष्य में फिर नया बहुजन आंदोलन खड़ा करने में भारी दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं समस्त मानवर कांशीराम जी के ऊपर भी भरोसा रखने वाले लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, कि केवल अम्बेडकरवाद 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 चिल्ला के अम्बेडकरवाद कामयाब नहीं होगा। इसकी गहराई पे जाना होगा और तड़पन के साथ, करुणा के साथ हमें काम करना होगा और फुटकर वोटों की बिकवाली को बंद रखते हुए इकट्ठा हुए वोटों की, टिकट की बिकवाली भी बंद कराना होगा। आप आगे आए और इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली के खिलाफ लामबंद हो, विद्रोह किया जाए, बगावत की जाए और परिवर्तन के लिए इस देश में सारे राजनीतिक दल यथास्थितिवादी हो चुके हैं, शोषणकारी नीतियों के ध्वजवाहक हो चुके हैं। कोई परिवर्तन की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी यथास्थितिवादी और शोषणकारी ताकतों के चंगुल में है।
इसलिए वो सामाजिक बदलाव का एजेंडा उन्होंने खारिज कर दिया है, छोड़ दिया है। इसलिए इस देश में 85% समाज के हितों के लिए सामाजिक बदलाव का एजेंडा, सामाजिक बदलाव चाहने वाली परिवर्तनकारी दल की आवश्यकता है। पर उसके पहले गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया जाना जरूरी है। मैं यही आपसे अपील करते हुए कि अपने आप को तैयार करें और तैयार करके हम आगे आने वाले समय में एक विकल्प तैयार करें, सामाजिक बदलाव की पार्टी आगे लेके आए। यही अपील करते हुए आप सभी को आज के लिए, कल हम बहुजन समाज पार्टी के पतन के बारे में, एक बीमारी के बारे में और बात करेंगे। कल इंतजार करिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।